हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पिछले समय में पूछे गए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको यह भी बताएंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, तो ध्यान से इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। आपको बता दें कि जीडी के रिगार्डिंग हमने मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हमने एक लेक्चर आपको दिया है, तो जाकर आप उसे भी जरूर देखिएगा। जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस पे जाइए, हमारे चैनल पे जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको वीडियोस दिख जाएंगे। उस वीडियोस को, सारे वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच कीजिए और साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट्स के आपके प्लेलिस्ट बनाए गए हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट्स के प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि उन सभी प्रैक्टिस सेट्स के प्लेलिस्ट से प्रीवियस समय में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जाइए जाकर सभी वीडियोस को वॉच कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और लास्ट टाइम है आपके एग्जामिनेशन के, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग एक परीक्षा आपके टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग परीक्षा आपके टेस्ट सीरीज आप लीजिए, बेहतर टेस्ट सीरीज है। आपको वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस वहाँ पे बनाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ क्या है कि आपके क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे वो भी अच्छा होंगे, क्योंकि जीडी में आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, डीबी में भी कुछ हद तक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजे गए क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। आप परीक्षा आपके टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। परीक्षा आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिए। देन फिर जीडी और डीबी जिस सेक्शन के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देन फिर टेस्ट सेक्शन में जाकर आपको जब यहाँ पे इसको टेस्ट को बाई करेंगे तो इसका स्टार्टिंग का जो प्राइस आपको दिखाएगा वो 349 रुपीज़ दिखाएगा। लेकिन आप जब कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 का कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और देन फिर इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 175 रुपीज़ हो जाएगा। तो जाइए आप सभी स्टूडेंट्स और जाकर इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपके नाविक AASSR, आपके जो नेवी AASSR के हैं उसके रिगार्डिंग भी आपकी एग्जामिनेशन हो आपके जल्द ही होंगे। नोटिफिकेशन वैकेंसी आ गई है, जाकर हमारे चैनल पे उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स को देखिए। और जैसे ही कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन खत्म होगा आपके नेवी ये आपके नेवी AASSR की ओर भी हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो जाकर आप उसके भी प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं। फिर नेवी ट्रेडमैन का आप प्रैक्टिस सेट्स भी लगाइए, उसके भी वैकेंसी आ चुके हैं। ठीक है, सेम टू सेम ट्यूटर 50 का कोड अप्लाई कीजिए, आपको 50% का डिस्काउंट वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने से आगे वीडियोस की ओर। यहाँ पे है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो क्या क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे लिखा जा रहा है आपका कि व्हाट शुड बी एडेड इन, क्या लिखा जा रहा है, व्हाट शुड बी एडेड इन x³ - 76 सो इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई x+4। देखिए जो भी हम आपको क्वेश्चन देंगे उसके आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्या होते हैं कि सिर्फ सिंपली आपको क्वेश्चन बता के चल देते हैं कि हाँ ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आया था वैसे क्वेश्चन आया था, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो फिर सॉल्यूशन नहीं देने का मतलब ही कुछ नहीं बनता है यदि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बता के चले गए। ठीक है, तो जिसके एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता है उसके आपको डेफिनेट तौर पर सॉल्यूशन देंगे। हमने हमेशा आपको ऐसा किया है, हमेशा सॉल्यूशन दिया है, तब जाकर हमने वीडियोज़ को बनाया है, नहीं तो उस तरीके से कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जाना बेहद ही जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कि व्हाट वुड बी द एडेड इन x³ - 76 सो इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई x+4। क्या हम अगर x³ - 76 में कितना ऐड करें ताकि हमारा ये x+4 से डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस x+4 को x³ - 76 से डिवाइड देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड देने के लिए x से लगाएंगे तो ये हो जाएगा -x³ + 4x²। और फिर क्या करेंगे उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस का साइन लगाकर। देन फिर हमारा ये कट जाएगा और यहाँ पे हमारा ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा ये 76 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देन फिर हम फिर नेक्स्ट इसको -4x लगाएंगे तो ये -4x² हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा -16x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बच जाएगा वो हो जाएगा 16x - 76। देन फिर 16x - 76 तो हम क्या लगाएंगे, +16 से लगाएंगे। ठीक है, तो +16 से लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 16x + में 64। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 16x + में 64। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे द्वारा पूछा जा रहा है, तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम कितना ऐड करें इसमें ताकि हमारा ये x+4 से डिविजुअल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है हमारा 16x - 74। ये हमने पहले से सोल्यूशन लिख दिया है इस कारण से ताकि समय बच सके। ठीक है, नहीं तो दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा भी बना के बता सकते थे, ऐसा कुछ हाई लेवल का कुछ है नहीं, ये हमारा ही सोल्यूशन दिया गया है। तो आप इसको ऐसे भी देख के समझ सकते हैं। तो 16x और क्या है हमारा 64 है और ऊपर क्या है हमारा 16x - 76 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यदि हम इस 76 को क्या करें 64 में कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्या होगा, यहीं पे जाकर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या करें इस 76 में, यानी
ये जो हमारा एक्स क्यू माइनस 76 है, यदि इसमें हम क्या करें 12 को एडिशन कर दें, यदि इसमें क्या करें हम 12 का एडिशन कर दें तो क्या होगा हमारा, यदि हम 12 का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू माइनस 64, क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 64, और ये एक्स क्यू माइनस 64 लास्ट में 16 टाइम से हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा वैल्यू जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे बताइए, तो यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे +12, ताकि क्या हो हमारा ये वैल्यू कट कर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। ये जनरलाइज आपको हम फॉर्म बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए, आपकी जब एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछे तब। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि इफ़ 3 4 5 9 7 17 ईच मल्टीप्लाई बाई 3 देन व्हाट इज़ द मीन। कहा जा रहा है कि ये जो हमारा इतना सारा वैल्यू दिया जा रहा है, यदि सभी को क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मीन क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन होगा थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया होगा आपके एग्जामिनेशन में। ये स्टूडेंट के द्वारा जो बताया गया था ये थोड़ा सा आधा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले से कुछ मीन दे दिया जाता है, जैसे इनके पहले से मीन आपको दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि यदि हम क्या करें प्रत्येक टर्म में, अगर हम क्या करें प्रत्येक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो नया मीन होगा वह क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मीन के रिगार्डिंग हमने बताया है आपको कि मीन में क्या होता है, यदि किसी भी पार्टिकुलर टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर दे, प्रत्येक टर्म में किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे, तो हमारे मीन में भी क्या होता है उसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप क्या मान लेते हैं इसका मीन पहले से अगर कुछ दिया जाता तो हम क्या करते हैं उसके मीन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, वही हमारा नया मीन हो जाता। ठीक है, जैसे देखिएगा अगर हम एक्स बार निकालते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, तो हमारा एक्स बार कैसे निकलता है मीन, तो सारे का सम अपॉन क्या होते हैं टोटल नंबर, तो सारे का हमने सम किया अपॉन टोटल कितने हैं 6 नंबर है, तो हमने ऐसे करके मीन निकाला। ठीक है, और हमारा जो 3 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो 3 है वो सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो सारे टर्म में जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो आप इस 3 को कॉमन लेके बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो मीन होगा इसका वैल्यू आपको पहले से दिया गया होगा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको 7.5 है, तो पहले से हमारा ये वैल्यू दिया गया होगा, और हमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया मीन क्या होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो मीन पहले से दिया गया है उसमें डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आपको यह याद रखना है कि अगर मीन आपको दिया जाए और कहा जाए कि इस पर्टिकुलर नंबर से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई किया जा रहा है या फिर डिवाइड किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके मीन में भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, वही नया मीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू मीन हमें निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राधा वांट टू डोनेट 10% ऑफ हर सैलरी, क्या है, राधा वांट टू डोनेट 10% ऑफ हर सैलरी इन पीएम केयर फंड। ठीक है, बट ऑन द डे डोनेशन ही चेंज हर माइंड एंड डिसाइडेड टू डोनेट 60% ऑफ हिज प्रीवियस अमाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि सी डोनेट 1800 रुपीज़ दैट वाट इज हर सैलरी। कहा जा रहा है कि राधा जो थी वो अपने सैलरी के 10% पीएम केयर फंड में डोनेट करना चाहती थी, लेकिन वो लास्ट टाइम में क्या होता है उसका माइंड चेंज हो जाता है, और वो अपने वो क्या करती है वो 60% ऑफ हिज प्रीवियस अमाउंट, यानी प्रीवियस अमाउंट के 60% क्या करती है वो डोनेट करती है, और डोनेशन का जो अमाउंट होता है वो उसका 1800 रुपीज़ होता है। तो कहा जा रहा है कि बताइए उसका सैलरी कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अगर हम क्या कह सकते हैं कि पूरा एग्जैक्ट हमें क्वेश्चंस नहीं पता है, लेकिन इसके आंसर जो हो सकते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर का मतलब कुछ और हो, यहाँ पे अगर हम सिंपली समझे कि वो पहले 10% देना चाहती थी अपने सैलरी का, अब वो 60% देना चाहती है, तो हम क्या करेंगे सीधे 60% ऑफ एक्स इंटू 60% ऑफ एक्स करेंगे, और यह 60% ऑफ एक्स जो होगा वही आपका 1800 के बराबर होगा। तो यहाँ से उसका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी उसका सैलरी का वैल्यू निकल जाएगा। हम माने हैं कि एक्स उसका सैलरी है, तो 60% ऑफ एक्स जो जब वो डोनेट कर रही है तो उसका वैल्यू 1800 रुपया हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो 3000 रुपया उसका सैलरी होगा। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसमें, यदि हम समझे कि प्रीवियस अमाउंट यानी 60% ऑफ इस प्रीवियस अमाउंट, तो प्रीवियस अमाउंट उसका 10% उसका, जैसे कि पहले वो 10% अपने सैलरी का डोनेट करना चाहती थी, यानी 10% ऑफ एक्स उसका प्रीवियस अमाउंट यही होगा, और इस प्रीवियस अमाउंट को क्या कर रही है वो 60% डोनेट कर रही है, यानी 60% ऑफ इतना, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसका प्रीवियस अमाउंट यही था। ठीक है, और वो इस अपने प्रीवियस अमाउंट को 60% डोनेट करना चाह रही है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 60% ऑफ क्या हो गया आपका 60% ऑफ 10% ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर होगा, ये आपका 1800 के बराबर होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कीजिए, वहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन क्वेश्चंस के कह सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलने के कारण ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर इसका कैसे इसको सोल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, लेकिन हालांकि एक्यूरेट यह होना चाहिए, लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा क्वेश्चंस की वहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लिखा गया होगा। ये कह सकते हैं कि ओरली बोला गया क्वेश्चन है, स्टूडेंट के द्वारा इतना लंबा स्टेटमेंट याद करके रखना पॉसिबल नहीं होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो कह सकते हैं फंडा है, जो तरीका है वो यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन एटॉमिक बम फ्यूजन ऑकर, तो हाइड्रोजन बम में क्या होगा, एटॉमिक बम में फ्यूजन होगा, तो आपको हाइड्रोजन बम में क्या होगा, तो हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बम में क्या होता है FUSION फ्यूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर, ये क्वेश्चंस को देखिएगा, ये क्वेश्चंस क्या है आपका यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस है आपका, ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और उससे पिछले साल भी यह पूछा गया था, यानी आपका ये जो
01-2022 बैच में भी पूछा गया था, और साथ ही साथ आपका 02-2020 बैच में भी आपका ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 sin a cos a का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 2 sin a cos a एक फॉर्मूला है किसका, sin 2a का। यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देंगे 30 डिग्री, तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्वेश्चन इसमें आपको x और y के बीच दो इक्वेशन दिया जा रहा है। यहाँ से x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली एक y का वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। जैसे ही दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन हमारा y से फ्री हो जाएगा और वो x के टर्म में आ जाएगा। तो x के टर्म में आएगा जब यहाँ से, तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हमारा x का वैल्यू फाइंड होगा, इस x के वैल्यू को उठा के इसमें डाल देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि होगा 2/10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है नंबर, ये क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया था जिसमें कि आपको 63:513 दिया गया था और आपको क्वेश्चन मार्क (1279) पूछा जा रहा था। तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, सिंपल बात है, ये रेशियो का प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है। यहाँ पे 63/513 करते हैं इक्वल टू क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को आप x मान लीजिए, तो x अपॉन क्या करेंगे 1279 करेंगे। यहाँ से हम x क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। एक v = IR पे क्वेश्चन था आपके फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो v = IR, तो यहाँ पे आप I = क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या क्या, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था, स्टूडेंट का कहना था कि AQ + BQ + CQ - 3ABC पे क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इस पर्टिकुलर इस पे आपको क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका से बनाकर इस पर्टिकुलर ये सब कह सकते हैं इस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और किसी न किसी एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन होता है उसको याद रखना होता है कि यदि a + b + c = 0 होता है तो AQ + BQ + CQ = 3ABC होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आप इसको a + b + c इंटू में आप ये जो हमारा ये है AQ BQ + CQ है, आप इसको a + b + c इंटू में a² b² c² - ab - pc - ac, ये आपका ये एक फार्मूला है आपका, इसको भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या है आपका ये फार्मूला होता है, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक, ये काम आता है इसके रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली 30 डिग्री पुट करके भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने जो ये जो तरीका बताया है ये फार्मूला लगाकर ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। देख सकते हैं कि 1 से 2 लाइन में ये बन गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था कि ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन है, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या क्वेश्चन था तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन सिंपली उन्होंने बताया था कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा = होता है √(xi - x बार क्या होता है, मीन होता है, और xi क्या होता है, जो हमारा इंटरवल दिया जाता है, ठीक है, जो हमारा वैल्यू दिया जाता है वो होता है। जैसे 5 4 3 2 जो भी होता है वो वैल्यू होता है, और उसका हम 5 4 3 2 जो होगा उसका मीन निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका सिग्मा होता है, ठीक है, सॉरी x बार होता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, उस सिग्मा को निकालते हैं, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, सिग्मा का एक और फॉर्मूला आता है (f × a², f फ्रीक्वेंसी होता है अपॉन n, ठीक है, n आपका नंबर होता है, और (f(a)/n का ये आपका होल स्क्वायर, ठीक है। f फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे a क्या है आपका, वहाँ पे पर्टिकुलर जो टर्म होते हैं वो होते हैं, ईच टर्म जो होते हैं उसमें, और n क्या होता है आपका टोटल नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मा डेविएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम निकालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे 1-2 क्वेश्चन जरूर बना के जाइएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आप कहिएगा तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मीन मीडियन मोड पे आपको कह सकते हैं कि लेक्चर दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी ये आपका प्रिंसिपल सम मतलब एक प्रिंसिपल जो होता है 8,000 रुपये का, वो इन्वेस्ट किया जा रहा है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अ सक्सेसिव रेट ऑफ 8% एंड 10% अप्लाइड ऑन इट, और देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि उस सक्सेसिव रेट ऑफ 8% और 10% इज अप्लाई ऑन इट। सक्सेसिव रेट जो हो रहा है यानी कहने मतलब 8% और 10% का उस पर सक्सेसिव रेट अप्लाई किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट देन फाइंड कंपाउंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है कि 8,000 रुपया को 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, कौन सा इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, और उस पर पहले साल में 8% लगाया जा रहा है, दूसरे साल में 10% लगाया जा रहा है। अब स्वाभाविक बात है कि पहले साल में जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले साल में जो हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल दोनों जुड़ जाएंगे, और देन फिर जुड़ने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारे सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला होता है PNR/1000, ठीक है, PNR/1000 होता है। तो प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, और आपका एन क्या है आपका 1 ईयर है, और रेट क्या है आपका 8% है, ठीक है। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8,000 × 1 ईयर इंटू आपका ये
10% यानी आपका रेट इंटू 8 अपॉन क्या है आपका 100 ऐसा करते हैं। यहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट आया वो 640 रुपये आया। अब जो हमारा 640 रुपये आया इसको क्या करेंगे, हम अपने प्रिंसिपल में जोड़ेंगे। तो देख सकते हैं 8000 प्लस 640 करेंगे तो ये हमारा जो प्रिंसिपल आएगा, ये प्रिंसिपल हमारे नया प्रिंसिपल होगा दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो दूसरे साल में हमारा नया प्रिंसिपल क्या होगा 8640, और दूसरे साल के लिए रेट कितना है 10% है, और दूसरे साल जो हमारा है उसका कह सकते हैं कि ईयर कितना है वो 1 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो 8640 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा, यानी 2 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 864। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है नंबर आपका, ये क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 68, ए प्लस बी इक्वल टू 10, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जा रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 68 है, ए प्लस बी इक्वल टू 10 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हमने आपको पहले बताया हुआ है और ये भी क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इसका फॉर्मूला है आपका। सिंपल बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आप इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस 2ab प्लस 2ab से कट जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले की तरफ बच जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 68 के। यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू हमें पता है जो कि कितना है 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 का स्क्वायरिंग कर दिया, माइनस 2ab इक्वल टू 68। तो यहाँ से क्या किया हमने ए बी को फाइंड कर लिया। ठीक है, ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, ए बी का वैल्यू हमारा आ रहा है 16 के आसपास। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या था कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 89.2% देन इंक्रीज इन पेरीमीटर। कहा जाता था कि एक सर्कल का रेडियस जो है वो 89.27% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो आप बताइए कि इस सर्कल का हमारा जो कह सकते हैं कि पेरीमीटर होगा वो कितने से इंक्रीज होगा। तो मानते हैं कि इनिशियल रेडियस आर होगा। ठीक है, R1 का वैल्यू अगर हमने आर माना तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, यानी आर प्लस 89.2% 27 अपॉन 100 इंटू आर। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डेल्टा पी होगा यानी चेंज इन पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो 2πr2 माइनस 2πr1 यानी बाद वाला पेरीमीटर माइनस पहले वाला पेरीमीटर, यही चेंज इन पेरीमीटर होगा। तो चेंज इन पेरीमीटर का वैल्यू हमारा यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही चेंज इन पेरीमीटर निकला हमें निकालना है परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज करके क्या करते हैं हम, तो डेल्टा पी ऊपर लिखते हैं, अपॉन क्या करते हैं इनिशियल पेरीमीटर यानी नीचे पी लिखते हैं, इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं। इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं यानी चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, इसी तरह परसेंटेज निकाला जाता है। तो चेंज हमने निकाल लिया है, इनिशियल वैल्यू में पता है क्या है 2πr1 है, यानी सिंपल R1 का वैल्यू R है तो 2πr है। ठीक है, ये R से हमारा ऊपर वाला कर जाएगा, 2π से 2π कर जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 89.2% हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इफ़ ए टेक्स 14 डेज मोर देन ए एंड बी टुगेदर एंड बी टेक्स 7/2 डेज मोर देन ए एंड बी टुगेदर देन फाइंड दी डेज टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ए जो है वो 14 दिन ज़्यादा लगाता है ए और बी दोनों साथ करे उसके अपेक्षा, बी क्या होता है 60/2 दिन ज़्यादा लगाता है ए और बी दोनों साथ अगर काम करे उसकी अपेक्षा। तो आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाई, तो कितना दिन लगेगा ए एंड बी को टुगेदर काम करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप यहाँ पे मानिए कि ए जो है हमारा ए यूनिट काम कर रहा है पर दिन। ठीक है, प्रति डे, और बी जो है वो बी यूनिट काम कर रहा है प्रति डे, और ए प्लस बी दोनों मिला के एक्स दिन तक काम कर रहा है। कितना दिन तक, एक्स दिन तक वो काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका प्रतिदिन का काम है और ये जो है हमारा ये टोटल नंबर ऑफ डेज बताया जा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ये जो है वो ए यूनिट जो है वो आपका प्रतिदिन काम कर रहा है। ठीक है, प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, ए यूनिट काम कर रहा है। बी जो है वो बी यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों एक्स दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो केस 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा ए है वो 14 दिन ज़्यादा लगाता है ए और बी के दोनों के अकॉर्डिंग। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, ए हो गया, और टोटल काम ए के द्वारा कितना हो गया, तो 14 दिन ज़्यादा लगाता है। तो ए प्लस बी अगर एक्स डेज काम करता है और इससे वो 14 दिन ज़्यादा लगाता है। ठीक है, तो इसका टोटल काम कितना हो गया, एक दिन का काम ए हो गया और 14 दिन ज़्यादा लगाता है तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, x + 14 हो जाएगा। तो इसका टोटल काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जैसे कि आपने एक दिन में 5 रुपया कमाया, तो इसी तरह आपने 10 दिन तक कमाया था, टोटल कितना कमाया, तो 5 × 10, उसी प्रकार से यह भी है। तो ए इंटू क्या हो गया हमारा x + 4 हो गया, और ये a इंटू x + 4 ये किसके बराबर होगा, तो ये हमारा a + b इंटू x के बराबर हो जाएगा। कैसे, सिंपल बात है कि a और b दोनों काम करेंगे कितना एक दिन में, तो a + b करेंगे और टोटल काम कितना होगा आपका x दिन तक होगा, तो ये हमारा टोटल उसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा, a = bx/14। उसी प्रकार से केस नंबर 2 में कि b जो है वो 60/2 दिन ज़्यादा लगाता है, a और b दोनों काम करे उसके अकॉर्डिंग। तो b का जो है एक दिन का वर्क कितना है, b है, और उसका टोटल डेज कितना काम करेगा, तो x 7/2 ज़्यादा लगाता है काम। तो x का a + b दोनों एक साथ x दिन में काम करते हैं, तो b का जो टोटल दिन होगा वो क्या हो जाएगा, x + 7/2। ठीक है, तो ये हमारा b का वर्क हो गया।
क्या हो गया हमारा, ये बी का वर्ग हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हमारा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के दोनों के द्वारा किया गया काम इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज उसके द्वारा किया गया काम, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर ए प्लस बी इंटू एक्स के बराबर कर देंगे। अब आपको लग रहा है कन्फ्यूजन क्वेश्चन को कि सर ए प्लस बी इंटू एक्स के बराबर क्यों कर रहे हैं। देखिए हम इसके लिए कर रहे हैं कि देखिए कहा जा रहा है कि ए जो है वो जब ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर जो काम करेगा ना, उससे ज़्यादा लगाएगा 14 दिन ज़्यादा जब ए अकेले काम करेगा। तो ए का अकेले का काम 14 दिन ज़्यादा लगा के जो काम आएगा उसको अगर बराबर कर देंगे ए प्लस बी के काम के, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ए जो है उसी काम को 14 दिन ज़्यादा दिन लगा के कर रहा है और ए और बी जो है उससे वो 14 दिन कम लगा के कर रहा है, तो वही काम उतना ही हो रहा है। तो इसका आंसर दोनों को हमने बराबर किया। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी इसी कंडीशन में यहाँ पे भी हमने वही किया है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया, यहाँ से दूसरे वाले को हमने यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। पहले इक्वेशन में क्या किया हमने, ए इक्वल टू बी एक्स अपॉन 14 लाया, फिर दूसरे इक्वेशन में क्या किया हमने, ए इक्वल टू 7b अपॉन 2x लाया। ठीक है, यहाँ से दोनों हमारा ए आपस में बराबर रहेंगे, तो बी एक्स अपॉन 14 इक्वल टू 7b अपॉन 2x के बराबर हो गया। यहाँ से हमारा ये आपका b से b कट गया और देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7, वैल्यू हमारा निकल चुका है एक्स इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 7 निकल गया। हमसे पूछा जा रहा था कि ए प्लस बी जो है वो कितने दिन एक साथ काम करेंगे, तो x दिन हमने माना था, तो यही x दिन क्या हो जाएगा हमारा 7 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन तो नहीं मानेंगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है नंबर, ये क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी इज 2:3, ए और बी का रेशियो 2/3 दिया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि एंड द डिफरेंसेस ऑफ देयर एज 5 ईयर, और उन दोनों के एज का डिफरेंसेस कितना 5 ईयर दिया जा रहा था, यानी बी माइनस ए का वैल्यू 5 दिया जा रहा था। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, तो आपसे पूछा जा रहा था कि बी का एज क्या होगा। ठीक है, बी का एज क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ए अपॉन बी का वैल्यू 2/3 दिया जा रहा है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2b/3 आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2b/3 आ जाएगा, और b माइनस ए का वैल्यू 5 दिया जा रहा है, तो ए की जगह पे क्या डाल देंगे 2b/3 डाल देंगे, तो यहाँ से b माइनस 2b/3 इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b इक्वल टू यहाँ से हमारा निकल जाएगा 15। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, आपका यहाँ पे सब यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना था, बस इतना ही काम था। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका वैल्यू था कि a प्लस बी का वैल्यू π/4 है, a प्लस बी का वैल्यू क्या है आपका π/4 है, तो फाइंड 1 tan a इंटू में 1 + tan b, इसका वैल्यू पूछा जाता है। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या डालेंगे π/4 डाल देंगे, और यहाँ से 1 + tan a इंटू 1 + tan b का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी इक्वल टू π/4 जो है इनके दोनों साइड क्या करेंगे tan लगाएंगे, इनके दोनों साइड क्या करेंगे हम tan लगाएंगे, तो हमने क्या किया इनके दोनों साइड tan लगाया था, tan a प्लस बी इक्वल टू tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, और tan a प्लस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला लगाने के बाद दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये हमारा वैल्यू निकला। ठीक है, देन फिर हमने क्या किया, देन फिर हमने इसको जो हमारा 1 है उसको हमने इधर रहने दिया, ये tan a और tan b जो है हमने क्या किया उसको लेफ्ट हैंड साइड बुला लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने बुलाया, तो इस tan a और इस tan a tan b में से हमने tan a को कॉमन लिया, तो हमारा वैल्यू हो गया 1 + tan b। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि एक 1 इधर एडिशन कर दिया और फिर एक हमने इधर एडिशन कर दिया, तो इधर जब हमने 1 एडिशन किया तो 1 + tan b हमने ले लिया, और देन फिर क्या किया हमने इसको 1, पहले हमारा क्या था यहाँ पे 1 था और हमने एक 1 एडिशन किया, तो ये 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया tan a इंटू 1 + tan b प्लस में 1 + tan b इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 + tan b कॉमन आ गया, तो 1 + tan b जैसे ही कॉमन लिया हमने, तो ये 1 + tan a बच गया इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये 2 के बराबर हो गया। हमें पूछा रहा था 1 + tan a इंटू 1 + tan b, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 के बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, सिंपल था। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया रहता है, प्रैक्टिस आपको करना बहुत कंपलसरी है, आप टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए, आप हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, आपको डेफिनेट तौर पे हेल्प करेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और भी हमारे द्वारा कोशिश किया जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के दिया जाए। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।